नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा प्राइम न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए 17 जून को कनाडा पहुंचे थे। पीएम मोदी का यह दौरा 23 घंटे का था। 2015 के बाद वो पहली मर्तबा कनाडा की यात्रा पर गए थे। प्रधानमंत्री के इस दौरे से कनाडा और भारत के रिश्ते फिर से पटरी पर लौटने लगे हैं। कनाडा के एक्स प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जिन खालिस्तानियों के लिए भारत से ताल्लुकात बिगाड़ रहे थे, उन्हीं खालिस्तानियों की अब मैकॉर्नी की सरकार में हालत पतली हो गई है। कनाडा ने बुधवार को यह बात मान ली और स्वीकार भी किया कि खालिस्तानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इस बात को पीएम मोदी के दौरे के 24 घंटे के बाद ही कनाडा में एक्सेप्ट कर लिया। कनाडा की खुफिया एजेंसी CCSIS ने खुलासा किया कि खालिस्तानी भारत को मुख्य रूप से निशाना बनाकर हिंसा की घटनाओं को बढ़ावा देने, पैसा जमा करने और योजना बनाने के लिए कनाडा की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। विदेशी मामलों के जानकार इसे भारत की विदेश नीति की बड़ी जीत बता रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के उस आरोप का भी जवाब है जिसमें वो बार बार बीजेपी पर भारत की विदेश नीति को कमजोर करने का आरोप लगा रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है जिसके जरिए अगले घंटे लगातार हम ये समझने और जानने की कोशिश करें कि आखिरकार ये विदेश नीति की जीत है या पाकिस्तान को लेकर जो आरोप कांग्रेस लगा रही है वो सही है। स्वागत कीजिए खेमचंद शर्मा का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। चंद्रमोहन शर्मा का स्वागत करिए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। चंद्रमोहन जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। RK भार्गव डिफेंस एक्सपर्ट हैं। भार्गव सर बहुत बहुत स्वागत है। और रोहित शर्मा मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। अमेरिका, इजराइल, इराक, ईरान, मिडिल ईस्ट पर बहुत गहरी समझ रखते हैं। सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा से पूछूंगा। चंद्रमोहन जी, बीजेपी पर लगातार सरकार पर कांग्रेस ये आरोप लगाती रही कि पाकिस्तान को लेकर सीज फायर का मसला रहा हो, चाहे ट्रंप के जरिए सीज फायर ऐलान करने की बात रही हो, सीज फायर में कारोबार और बिजनेस को लाने की बात रही हो। आप एक विशेष सत्र की मांग कर रहे थे और आप यह आरोप लगा रहे थे कि भारत की विदेश नीति, कूटनीति कमजोर हुई है इन तमाम घटनाओं की वजह से। लेकिन कनाडा जाते ही 24 घंटे के अंदर कनाडा का ये मान लेना कि खालिस्तानी आतंकी कनाडा की ज़मीन पर एक्टिव हैं, यहाँ पैसा जमा करते हैं, यहाँ योजना बनाते हैं, यहाँ प्लानिंग करते हैं और भारत पर हमला करते हैं। पिछले 10 साल से भारत इस कोशिश में था, जस्टिन ट्रूडो मान नहीं रहे थे। क्या ये विदेश नीति की जीत नहीं है चंद्रमोहन जी? देखिए, विदेश नीति की जीत तब होती जब आज जो ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने लड़ा और उस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किसी और देश का सहयोग हमें मिला हो, कोई देश हमारे साथ खड़ा हो। आज इतने बड़े ऑपरेशन के अंदर कौन सा देश हमारे साथ खड़ा हो? कहीं ना कहीं विदेश नीति की चूक बहुत बड़ा प्रमाणित रही कि जहां जो हमारे मित्र देश थे, पड़ोसी देश थे, वो बनिस्बत हिंदुस्तान के साथ खड़े होने के पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। अगर एक विजिट के ऊपर आप कनाडा वाली बात को लेकर कहते हैं तो वो भी अभी इंतजार के लिए उसका भी पूरा सारांश आया नहीं है। और जहां जिस विषय को आज कांग्रेस पार्टी या विपक्ष उठा रहा है उसके ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी के खुद के राज्यसभा सांसद रहे यशवंत सिन्हा, उन्हीं के खुद के सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी तक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो विदेश नीति का मतलब होता है कि जब कोई ऐसा विषय उठे, क्या आज हिंदुस्तान की तुलना पाकिस्तान जैसे एक आतंकवादी देश के साथ होनी चाहिए? क्या आज एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेरिका का 14 बार मैंने सीज फायर करवाया और मैंने व्यापार के लिए सीज फायर करवा के रुकवाया दोनों देशों को धमका के, क्या हमारे देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को कुछ कहने में संकोच है? वही जो विदेश सचिव के द्वारा जो वक्तव्य दिए गए और जो वक्तव्य दिलाए गए, क्या वो सिर्फ विपक्ष के लिए थे? क्या वो देश के उन राष्ट्र अध्यक्षों के लिए नहीं थे जिन राष्ट्र अध्यक्षों के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री? चंद्रमोहन जी, साथ आने का मतलब क्या है? मतलब अमेरिका ने भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत जो कर रहा है सही है, ब्रिटेन ने भी कहा, जापान ने भी कहा, रशिया ने भी कहा। साथ आने का आशय क्या है आपका? साथ नहीं थे मतलब किस तरह से साथ नहीं थे? कौन से देश ने साथ आने के साथ का सहयोग दिया? एक देश गिनवा दीजिए मुझे आप। आपके पड़ोस के अंदर नेपाल, आपके पड़ोस के अंदर बांग्लादेश, आपके पड़ोस के अंदर श्रीलंका, आपके पड़ोस के ही देश आपके साथ नहीं थे आज। तो ये विदेश नीति तो नहीं थी। जिस विदेश नीति के अंदर जब युद्ध लड़ा जाता था या कोई युद्ध लड़े गए थे उस समय के अंदर, चाहे वो कारगिल हो, चाहे 1972 का युद्ध हो, क्या आपके पड़ोसी देश आपके साथ नहीं खड़े थे? सिर्फ आज आपके साथ एक इजराइल के समर्थन के सिवा कौन सा देश आपके साथ था? अमेरिका, जिसको आप अपना दोस्त
बना के भारतीय जनता पार्टी चल रही थी, वो तो दोस्त उठा के माय फ्रेंड ट्रम्प कहते कहते 14 बार सीज फायर के नाम से ठीक है। कलंकित होती गई हिंदुस्तान की रणनीति। ठीक है, मैं और खेमचंद उसके शर्मा के ऊपर पास कोई जा रहा हूं। जवाब नहीं मिला। ठीक है 35 चंद्रमोहन मिनट जी। के वार्तालाप जो जी, हुआ, जी। उस 35 मिनट के वार्तालाप में जंगल में मोर नाचा किसने देखा? बेहतर, पॉइंट टेकन। चंद्रमोहन जी, आपकी विषय वस्तु में समझ गया हूं। खेमचंद शर्मा आप जवाब दीजिए, उसके बाद रोहित शर्मा बेहतर समझा पाएंगे। आपके साथ कोई मुल्क खड़ा नहीं, यह आरोप कांग्रेस लगा रही है, और जो कनाडा में विदेश नीति की जो जीत हुई है उसे भी बीजेपी कांग्रेस नकार रही है। बीजेपी का जवाब क्या है? खेमचंद जी जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, कंफ्यूज है, वो तय नहीं कर पा रही है। इसीलिए आपने देखा होगा जयराम रमेश जी ने किस तरीके की गलती की। वो जनवरी का नोट लेके बैठ गए घर में, जाकर उनको माफी मांगनी पड़ी। वो जो लोग बयान दे रहे हैं, अभी हमारे शर्मा जी ने क्या कहा, 35 मिनट में क्या हुआ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अरे कल हमारे विदेश सचिव ने ब्रीफिंग की है, और विदेश सचिव की ब्रीफिंग का मतलब है सरकारी ब्रीफिंग। सरकारी ब्रीफिंग का मतलब अगर गलत ब्रीफिंग है तो अमेरिका उसका खंडन कर सकता है। जिस तरीके से आप कह रहे थे कि ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने सीज फायर कराया, और आप कह रहे थे कि भारत उसका खंडन करे। जब भारत ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी, अगर भारत गलत बोल रहा है तो यूएस उसका खंडन करेगा। ये किसी पॉलिटिकल नेता ने बयानबाजी नहीं की है, ये सरकारी बयान है, ये ऑफिशियल बयान है, ये हमारे भारत का बयान है, ये भारत सरकार का बयान है। और आप कह रहे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब कांग्रेस क्योंकि कुछ कह नहीं पा रही है, और ये सच है, और यही सच है कि जो सॉर्ट ऑफ हम सीज फायर कहते हैं, बट मैं कहता हूँ उनको पॉज ऑफ फायर, वो पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पे हुआ। वो हमारे द्विपक्षीय जो डिस्कशन हुआ था उसकी वजह से हुआ, हमारी लक्ष्य प्राप्ति के बाद हुआ। हमारा लक्ष्य था कि हम जो उग्रवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, उन पे हमला करें, उनको हम सजा दें, उनको निस्तर नाबूद करें, उनको मिट्टी में मिलाएं। और 9 जगह हम लोगों ने जो बड़े अड्डे थे टेररिस्ट के, उनको हम लोगों ने जमींदोज कर दिया, सेंसलेस कर दिया। तो पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया तो हम लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी के बेसिस को तबाह कर दिया। अब ये जनता के बीच में जाके क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, तो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव बोलते, सरकार को अप्रिशिएट करते, सेनाओं को अप्रिशिएट करते, तो शायद ये नेगेटिव नहीं होते। आज लोग उनको देशद्रोही की नजर से देख रहे हैं। जितनी भी गलत स्टेटमेंट इन्होंने दी उसको पाकिस्तान कॉपी करके, पाकिस्तान स्क्रीनशॉट लेके पूरे विश्व के सामने दिखाता है। किसी ने नहीं बोला जी कि भाई हमारे जेट गिरे हैं, अब ये कहते हैं हमारे 5 राफेल गिर गए, 6 राफेल गिर गए। ये किसकी सहायता करना चाहते हैं? ये पाकिस्तान और चाइना की सहायता करना चाहते हैं। आज जब कनाडा एक्सेप्ट करता है, मानता है, क्योंकि भारत आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जैसे हम कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी के 4 पिलर होते हैं, तो वैसे पूरी विश्व के इस समय 4 पिलर है, और 1 पिलर में भारत भी है जी। अब भारत को किसी के पीछे या भारत को किसी की पॉलिसी को सेकंड करना ऐसा नहीं, भारत की अपनी पॉलिसी है, वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, और वो पूरे विश्व के हित के लिए है। ठीक है, और भारत के हित के अनुसार ठीक है, भारत डिसीजन ले रहा है। ठीक है खेमचंद जी। रशिया से तेल भी खरीदता रहा और अमेरिका से भी। चंद्रमोहन जी मैं आ रहा हूँ। ये एक सख्त और मजबूत सरकार का साइन है। भारत यूक्रेन से भी बात करता है, भारत रशिया से भी बात करता है। आज ईरान भी भारत की ओर देख रहा है, इजराइल भी भारत की ओर देख रहा है। खेमचंद जी, चंद्रमोहन कुछ कहना चाहते हैं। चंद्रमोहन जी आप पूरा करिए, फिर मुझे रोहित शर्मा जी के पास जाना। चंद्रमोहन, ठीक है खेमचंद जी, पॉइंट टेकन। चंद्रमोहन जी बोलिए। मेरे मित्र खेमचंद शर्मा जी ने आज हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी से प्रेशर करो मुद्दों का, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरफ चली जाती है। प्रेशर उनसे पूछो विदेश नीति का, तो वो कहते हैं जी कांग्रेस को पूछने की जरूरत नहीं है। अरे प्रश्न आपसे पूछा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उसके अंदर अगर 12 साल की सरकार थी, और 12 साल की सरकार के अंदर कौन से मित्र देश थे जिन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान का ये कदम आतंकवाद के विरुद्ध और पाकिस्तान को नस्तानाबूद करने के लिए है और हम उसके साथ हैं, जिसके लिए मेरे देश के प्रधानमंत्री 185 दिन में 87 से ज्यादा देशों का दौरा कराए और हाथ उठा के माई ट्रंप कहे, सबके गले मिलाए, और धाक के पात क्या बने? फिर वही कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। कनाडा ने आज एक बयान दे दिया, तो वो तो आपने कह दिया, ये तो हम भी कह रहे हैं खेमचंद जी कि 14 बार अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करवाया, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूं, मैं अपने प्रधानमंत्री से बहुत प्यार करता हूं।
लेकिन मैं बहुत क्षुब्ध हूं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जो एक छोटे से काम की फोटो खिंचवा के एक छोटे से काम को मन की बात कहते हैं, तो वो अभी तक अपने मन की बात ट्रंप को सुना ही नहीं पाए, जिसको 145 करोड़ जनमानस सुनना चाहता है जी। कि ये भारत का प्रधानमंत्री है जो मुंह तोड़ के जवाब देता है और जो अगर ललकारोगे तो उसका जवाब उसी तरह से मिलेगा। खेमचंद जी, ठीक है, 35 ठीक है। मिनट के अंदर जो बात हुई, जो टिप देखिए, टिप टिप सबसे टिप पहले करके तो मोर चंद्रमोहन नाचा, भाई को उससे मैं नहीं ये है। बता देना 45 चाहता करोड़ हूं, जनमानस से चंद्रमोहन पूछ भाई, रहा है। मेरी इको हो रही है, आवाज से ठीक करवाइए। ठीक है, ठीक करवा रहा हूँ, ठीक करवा रहा हूँ। चंद्रमोहन जी, जो हमारे यहाँ पे आतंकवादी घटना हुई, विश्व का कौन सा ऐसा देश था, कौन सी ऐसी ताकत थी जिसने उसको कंडेम ना किया हो? इवन चाइना को भी कंडेम करना पड़ा, पूरे विश्व को कंडेम करना पड़ा और सभी ने कंडेम किया। और जब भारत ने रिटेलिएट किया, किसी की भी हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि भारत ने पाकिस्तान में घुस के क्यों मारा, और हम इसका विरोध करते हैं, हम भारत पे प्रतिबंध लगाएंगे या भारत के खिलाफ हम यूएन में जाके कोई प्रस्ताव लाएंगे। किसी की हिम्मत हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि भारत शक्तिशाली भारत है, नया भारत है। इसका मतलब क्या लाख हुआ? पे थी और सेना मुझे जवाब देने को तैयार थी जी। और आपका गोदी मीडिया इस्लामाबाद और कराची तक कब्जा करवा चुका था, तो किसका प्रेशर था, किसके कहने से सीज फायर हुआ और सेना को किसने रोका? प्रश्न ये है, मैंने आपको इसके ऊपर वो सीज फायर शब्द का जवाब मेरे देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे रहे? सुन लीजिए भैया, भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दे रही? घुमाओ मत, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बताइए काफिला क्यों लौटा? चंद्रमोहन जी सुन लीजिए, आपको मौका मिलेगा। 14 बार बोला, अरे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हल्की बात नहीं करते। उन्होंने उस पटल को चुना जिस पटल पे विश्व की मीडिया नजर लगाए हुए थे, वो था G7 का पटल, और वहां पे ट्रंप को बोला कि हम ना नेगोशिएशन स्वीकार करते हैं, ना हमने कभी किया और ना ही करेंगे। 35 मिनट की बात जो कही जा रही है, उससे अलग तो विदेश सचिव का बयान है, दुनिया को वहां तो किसी का बयान ही नहीं है। उन्होंने दुनिया की सारी शक्तियों का भी मुंह बंद कर दिया। शर्मा जी, आप गलत बयान दे रहे हैं। हमारे देश में जो लोग फैला रहे हैं, मैं बयान दे रहे हैं। नेताओं की भी कहता हूँ, ठीक है, बाकी लोगों की भी कहता मैं हूँ, रोहित शर्मा के पास जा रहा हूँ। ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं आऊंगा। ठीक है खेमचंद शर्मा, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। रोहित शर्मा विदेशी मामलों के जानकार हैं, सवाल मैं उनसे पूछूंगा, थोड़ा क्लैरिटी आनी चाहिए जो बीजेपी और कांग्रेस आपस में कह रहे हैं। पीछे मल्टी पे आइए। रोहित शर्मा जी, पहला तो आरोप ये कि कांग्रेस कह रही है कि हमारे साथ कोई भी राष्ट्र खड़ा नहीं था पाकिस्तान के खिलाफ जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पहला सवाल ये, क्या आपको ये नहीं लगता? दूसरा सवाल, कनाडा में जिस तरह की विदेशी कूटनीति या डिप्लोमेसी की जीत हुई है, क्या आपके लिए भी उतना ही हल्का है जितना कांग्रेस के लिए, कि या दोनों चीजें आपको गंभीर लगती हैं? रोहित शर्मा। इलेक्शन आने वाला है, ये तो आपस में लड़ेंगे। हाँ, इनका मेरे से क्या लेना देना? मैं तो बीजेपी का मेंबर नहीं, कांग्रेस का नहीं, तो ये दोनों आपस में लड़ाएं। लेकिन कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन साहब ये बताना भूल गए कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो राहुल गांधी खुद मोदी के सपोर्ट में थे। बाकी कंट्रीज की क्या बात करें। अच्छा, दूसरी बात, ये जितने भी कंट्रीज हैं, मेरे को नहीं दिखा किसी ने भी अपोज किया। और अपोज करने का मतलब ये होता है कि साइलेंट सपोर्ट मतलब कुछ ने तो सीधे सीधे सपोर्ट किया। अमेरिका के अगर वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हम इस वॉर में नहीं घुसने वाले क्योंकि ये रीजनल वॉर है, तो सपोर्ट ही है ना वो। अच्छा ठीक है, ये इंटरप्रेट करें आपस में, बट सपोर्ट सबका था, लगभग सबसे बात हो चुकी थी और सबको बुला करके, आप अखबार खोल लीजिए पिछला पुराने सारे जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनके हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स को बुला करके उनको वो किया गया, उनको ब्रीफिंग दी गई, सब कुछ सारा काम किया गया। ऐसा थोड़ी है कि एकदम सीधे सीधे हम घुस गए अंदर। दूसरी चीज ये कि इन्हीं की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जब एयर इंडिया कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी, कि इसी कनाडा ने इन्वेस्टिगेशन तक नहीं की ठीक से, सारे छूट गए। अजय सिंह बागड़ी छूट गया, रिपुदमन सिंह मलिक छूट गया, और रॉयल एयर इंडिया माउंटेड पुलिस सीधा बोलती रही कि बॉम्ब तो हमारे पास से रखा ही नहीं था, तुम्हारे कंट्री से रखा गया था, राइट। इन्वेस्टिगेशन में कोई नहीं पकड़ा गया। अब वही कंट्री, अब मैं उनको क्या ब्लेम करूं? अभी 1-2 साल पहले तक तो ये सारे के सारे निज्जर वाले इशू पे इंडिया को ब्लेम कर रहा था ये कंट्री। सडनली यू टर्न है तो किसी की वजह से है ना, उधर कोई वो ऐसा तो नहीं है कि जादू की छड़ी से हमने चेंज कर दिया। सो डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज जो हैं, उन विक्ट्रीज को विक्ट्रीज माना जाए, और डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज है यहाँ पे विक्ट्री, ये तो है। कनाडा आज से थोड़ी हमारे खिलाफ काम कर रहा है, कनाडा 1980 से कर रहा है।
वहीं से सारा खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था। जितने भी लोग थे, चौहान तो कनाडा और यूरोप कहाँ एम्बेसी खोल के घूम रहा था खालिस्तान की। लेकिन ये देखने की बात है कि एक अचीवमेंट है यहाँ पे। और दूसरी चीज कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये आपस में बीजेपी कांग्रेस जो बोले, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अचीवमेंट तो लिया है कि अगर एक कनाडा जो उनको इनविटेशन तक नहीं दे रहा था, अब वो ट्रेड की बात कर रहा है, अब वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है, तो कहीं से तो डंडा पड़ा। बिना डंडे के नहीं बोल रहा वो। आपको लग रहा है कि सडनली प्यार जाग गया इंडिया के लिए? नो, कोई प्यार नहीं जागा। सर्कमस्टांसेस ये हुए कि जगमीत की पार्टी हार गई तो वो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा से बाहर निकला कनाडा, एंड देन नए उस पर डंडा पड़वाया गया कि औकात में रहो, तो आया वो। देन जहां तक बात रही ऑपरेशन सिंदूर की, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिसने पूरे वर्ल्ड एक न्यूक्लियर कंट्री के 9 बेसिस को डिस्ट्रॉय किया। और दूसरा कोई कंट्री है नहीं, ना अमेरिका, ना रशिया, ना चाइना। ये पहली बार हुआ। तो और घुस के मारा गया, ये साफ है ना, सबके सामने। इससे पहले भी बालाकोट में घुस के मारा गया। अब 1971 वाज अ प्योर वॉर, सीधे वॉर थी। वॉर में तो आप घुसते ही हो, बिना वॉर के कोई घुसा है तो ये गवर्नमेंट घुसी है, सबके सामने है। ठीक है ब्रोजी, इट्स अ बिग विन फॉर डिप्लोमेसी एज वेल एज टैक्टिकल मोर्चे पे भी आपको लगता है बहुत बड़ी कामयाबी है। आर के भार्गव साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं। भार्गव सर, ऑपरेशन प्रोजेक्ट पैलिकन चला रहा था कनाडा बहुत लंबे वक्त से, और अब ये बात स्वीकार भी कर लिया कनाडा ने कि देयर आर लॉट ऑफ खालिस्तानीज दोज हु आर मेकिंग फॉल्स एलिगेशन ऑन इंडिया, दे वर प्लानिंग एवरीथिंग, चाहे वो टेररिस्ट अटैक रहा हो, चाहे यहाँ पर एजेंडा सेटिंग की बात रही हो, कनाडा के भारतीयों को परेशान करने की बात रही हो। ये एज अ डिफेंस एक्सपर्ट टैक्टिकली आप कितना ये बड़ी कामयाबी देख रहे हैं सर, जो कनाडा ने एक्सेप्ट किया है खालिस्तानी वाला एंगल, ये कितनी बड़ी कामयाबी भारत के लिए एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आप देख रहे हैं? भार्गव सर, देखिए, जो खालिस्तान का इशू है ये थोड़ा बहुत तो हमारे डिफेंस को इफेक्ट करता है। रीजन ये है कि ये हमारे यहाँ फोर्सेस में भी, बाकी जगह भी सिख कम्युनिटी बहुत है। और एक टाइम हमने वो भी देखा था जब 84 का, 82-83 का ऑपरेशन ब्लू स्टार, जब बहुत से लोग वहां पर उसमें सिंपैथाइजर थे। और जो कनाडा का इशू था, वो कनाडा को उन्होंने अपना एक बेस बनाया था जहां से वो अपनी एक्टिविटीज को, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल एक्टिविटीज को वो चलाते थे। पाकिस्तान से उनको सारी बाकी मदद मिलती थी, हथियार, बाकी मॉरल सपोर्ट, आना जाना सारा मिलता था। तो आज जब कनाडा ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो, यानी खालिस्तान को अभी तक वो एक्सट्रीमिज्म मानता ही नहीं था, वो टेररिस्ट मानता ही नहीं था, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट आया है कनाडा की साइड से, उसपे उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि खालिस्तान का जो मूवमेंट है, इट इज बेसिकली extremist activities being perpetuated from Canadian soil against India. ये चीज वहां पर आज की तारीख में एक्सेप्ट हुई है, एंड दिस इज अ बिग विन कि वहां पर जो चीज आपको बार बार तंग कर रही थी, वो चीज आपके जिसको हम कह रहे थे कनाडा के साथ हमारा उससे रिलेशन खराब है, उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है। दूसरी चीज जो और इम्पोर्टेंट है, ये तो ठीक है, खालिस्तान का तो चलता रहेगा, बहुत समय तक चलेगा, पता नहीं कितना चलेगा, कैसे चलेगा। देखिए, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है जो कनाडा के साथ में हमारे जो रिलेशन पिछले 2 साल से बहुत खराब थे, जो कि हमारे ट्रेड को भी इफेक्ट कर रहे थे, ओवरऑल हमारी जो स्टैंडिंग थी इन यूरोप इटसेल्फ, उसको भी इफेक्ट कर रहे थे। मोदी ने अभी वहां जाकर के, हालांकि बहुत से शायद अपोजिशन लीडर वाले कह रहे थे कि इतना लेट में आया है, जाना नहीं चाहिए, इट शुड बी ए ईगो इशू कि वहां प्राइम मिनिस्टर को इतने लेट दिया है, उन्हें रिफ्यूज कर देना चाहिए या किसी दूसरे को भेज देना चाहिए। बट ही डिड ए राइट थिंग। वहां जाकर के ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हैव one-to-one dialogue with the Carney and rest of the 7 head of the states. ये मौका आज अगर मिस हो जाता, या जिस दिन वो G7 के टाइम में मिस हो जाता, तो पता नहीं 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद कब आता कि इस रिलेशन को हम दोबारा से रीसेट कर पाते। ठीक है भार्गव सर, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा।
चंद्रमोहन जी, क्या दिक्कत है एक्सेप्ट करने में? मेरे डिफेंस एक्सपर्ट मेरे कार्यक्रम में वो भी कह रहे हैं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत के लिए है। विदेशी मामलों के जानकार भी कह रहे हैं कि कनाडा ने जो जिस तरह का बयान खालिस्तानियों के लिए दिया है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट भारत के लिए है। रही बात, आपने कहा कोई मुल्क साथ नहीं था, उसका जवाब भी आपको मिल गया। अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ करते हैं देश के हित के लिए, अगर कोई अचीवमेंट है तो उसकी तारीफ करने के लिए, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने में दिक्कत क्या है चंद्रमोहन जी? देखिए मुझे ठीक उसी तरह से जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो कुछ मीडिया चैनल, गोदी मीडिया शुरू हुए थे और कराची से इस्लामाबाद तक का कब्जा दिखा रहे थे। आज का जो कनाडा की बात पे ऊपर जो कह रहे हैं उसमें हासिल नहीं हुआ है, और जो हमें हासिल होना था उसके ऊपर हमारी विदेश नीति धाराशायी हुई, उसमें चर्चा करने की जरूरत है। जो आज की बात हो रही है उसका आगे रिजल्ट मिलना है। मतलब कनाडा वाला मसला ये चर्चा नहीं होने लायक है आपको लगता है? नहीं, फिर आपको कनाडा फोकस दिख रहा है ना, क्योंकि हम उसको ध्यान नहीं दे रहे। हम देश की जनता को जिस बात को पुष्पाना चाहते हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी और दूसरे आदमी उस पर फोकस क्यों नहीं कर रहे? कि जब सेना पूरे शबाब पे थी और ललकार पे थी तो किसके कारण सीज फायर हुआ जी? और अगर सीज फायर के कारण होने के विषय से जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और वो 6 आतंकवादी आज तक कहां चले गए? जमीन खा गई उन्हें। 24 व्यक्तियों की शहादत चली गई और उसके बाद के दौर के अंदर हम अलग थलग पड़े रह गए। हमारा पड़ोसी मुल्क रशिया जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता था, आज वो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को लंच भोज पे बुलाते हैं और साथ में कहते हैं जिसको चिढ़ना है वो चिढ़े। फिर मेरे देश के प्रधानमंत्री और महाशक्ति के रूप के अंदर उभरते वाले चेहरे जैसे भाजपा कहती है, और किसको खुशी नहीं होगी? सबको खुशी होगी। लेकिन प्रश्न तब खड़े होंगे जब हम छोटी सी बात को बहुत बड़ा करते चले जाएंगे, जिसका रिएक्ट G7 में भी मिला। आज वही जो पिक्चरें कहीं चलते समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे हुआ करते थे तो महाशक्ति बन गए थे, और आज एक पिक्चर कहीं पीछे आ गई। अगर हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया तो हम प्रेशर क्यों खड़ा करते हैं कांग्रेस? ये क्या विषय है? छेड़ता कौन है इन विषयों को? अब प्रश्न वहीं पर घूम फिर के आता है जिस तरह से पुलवामा के अंदर 350 किलो RDX आया, गाड़ी आई, 80 जवान शहीद हो गए। आज तक पता नहीं चला, पता नहीं कब मन की बात में हमें देश के प्रधानमंत्री पूछ के बताएंगे विदेश सचिव से। पहलगाम के ऊपर 6 आतंकवादी आए, मेरे देश के निर्ममता के साथ 26 व्यक्तियों को शहादत कर गए। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, लेकिन वो धरती खा गई, आसमान खा गई। मन के बात के अंदर मेरे देश के प्रधानमंत्री कब बताएंगे मुझे नहीं पता। उसके बाद 18 बार एक देश का राष्ट्रपति बार बार मेरे देश के अंदर और मेरे देश के प्रति शब्द इस्तेमाल करता रहता है और व्यापार की धमकी देता रहता है। तो किसके व्यापार के कारण मेरे देश के प्रधानमंत्री मन की बात में बताएंगे? चलिए जवाब ले लेते हैं। चला ठीक है, ये है जी चंद्रमोहन जी, जवाब ले लेते हैं। किमचंद शर्मा जवाब दीजिए, कब प्रधानमंत्री ये बताएंगे पुलवामा का क्या हुआ? कब प्रधानमंत्री ये बताएंगे पहलगाम आतंकियों का क्या हुआ? कैसे ये सब क्लैरिटी आएगी किमचंद जी? देखिए कितना शर्मनाक है। हमारी सेनाओं ने ब्रीफ किया, बताया कौन दोषी है, किसने आतंकवादी भेजे, किसने आतंकवादी घटना को अंजाम दिलवाया। उसके पीछे पाकिस्तान था, पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, इसीलिए भारत ने पाकिस्तान में घुस के मारा। पाकिस्तान की धरती पे हम लोगों ने जो ट्रेनिंग कैंप चले हुए थे टेररिस्ट के, उसको निशानाबूद किया। तो क्यों करते, कैसे करते, दुनिया हमने पूछती नहीं। अभी भी ये सवाल कर रहे हैं, बताया नहीं। अरे हमने पहले भी बताया था और इसीलिए हम लोगों ने स्ट्राइक की। इसीलिए हमें कोई सवाल नहीं कर पाया कि आप पाकिस्तान के अंदर क्यों घुस गए। अभी भी कोई सवाल नहीं कर पाया कि पाकिस्तान में घुस के आपने क्यों मारा। और आप अभी भी कहते हैं बताया नहीं जी, बताया नहीं। अरे आर्मी अभी ऑपरेशन है, जितने भी हमारे इंटरनल एक्सटर्नल हमारे देश में अगर कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं या दुश्मन छुपे हुए हैं, उनको ढूंढा जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, स्कूल किया जा रहा है। लेकिन आप रटी बात बोलते रहेंगे। आपको भारत की अचीवमेंट अच्छी नहीं लगती, पाकिस्तान कुछ बोल रहा है, अमेरिका कुछ बोल रहा है, वो आपको विश्वास। आप ये नहीं मानते। कनाडा एक्सेप्ट कर रहा है, जो कनाडा भारत के खिलाफ खड़ा था, आज उसको मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ा। हाँ, कि कनाडा में खालिस्तानी भारत के खिलाफ साजिश करते हैं।
आप ये नहीं मानते कि आज भारत के प्रधानमंत्री ने आंखों में आंखें डाल के यूएस को बताया है कि ना तो हम किसी की नेगोशिएशन एक्सेप्ट करते हैं और ना ही एक्सेप्ट करेंगे और ना ही हमने की है, और ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुई है। आज भी ट्रंप ने बोला अरे हमारे देश ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है, उस पर विश्वास नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कांग्रेस डिसाइड कर चुकी है, अब उनको भारत में चुनाव नहीं लड़ना है, भारत के बाहर जाके शायद हमारे पड़ोसी देश में जाके चुनाव लड़ना। वो जनता की भावना को समझ ही नहीं पा रही है जी। जनता कह रही है आप देश पे दुश्मन क्यों मान रहे हैं? आप मोदी जी के दुश्मन है, ठीक है, मोदी जी को क्रिटिसाइज करो, आप देश को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो? ठीक है चंद्रमोहन जी, आप जवाब दीजिए, फिर फटाफट मुझे जाना है रोहित जी के पास। जी देखिए, एक विवादित बयान मेरे मित्र दे बैठे हैं, शायद वक्त हो तो सुधार देंगे। यानी हेमचंद शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि पुलवामा हुआ और 80 जवान शहीद हो गए और आपने एयर स्ट्राइक कर दी, सब खत्म हो गया। अभी उन 80 परिवारों के साथ जो हुआ, उन जवानों के साथ, क्या आपको दर्द नहीं आता है? आप ये कहना चाहते हैं कि पहलगाम के अंदर 6 आतंकवादी आए और मेरे 28 देश के व्यक्तियों को निर्मम हत्या कर गए और आपने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, और आपकी टूल किट के लोग, आप ही के मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि सेना और सेना के सेनापति प्रधानमंत्री के चरणों के अंदर नतमस्तक है, और आप ही की टूल किट के लोग कर्नल सोफिया के ऊपर विवादित बयान देते हैं। पाकिस्तानी टूल किट के मेंबर, आप ही के टूल किट के लोग जाके जनरल जिना की मजार के ऊपर माथा टेकते हैं। आप ही पाकिस्तानी के टूल किट के लोग ISI को पठानकोट में बुलाते हैं और उसको उसी तरह से अधिकार देते हैं जैसे आज अमेरिका ने पाकिस्तान को बुला के दिया हुआ है, और प्रेशर आप कांग्रेस पे खड़ा करते हैं। अरे कांग्रेस और एक की नीति के ऊपर राहुल गांधी जी ने देश की नीति की बात करी है। आज तक एक नेता है राहुल गांधी जिनने मुद्दों की बात करी है, मुद्दों से इतर राहुल जी ने कभी बात नहीं करी, और आपने एक भी मुद्दों पर आज तक जवाब नहीं दिया है। अगर आप सही हैं तो फिर आप पार्लियामेंट सेशन क्यों नहीं बुलाते? क्यों नहीं आप 145 को जनमानस को जवाब देने को तैयार कि क्या कारण था जो आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, और वो सक्सेस ऑपरेशन था, और सेना ने अपने जोरे और शोरे के साथ पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान को जवाब दिया था। तो आपकी क्या मजबूरी थी जो ट्रंप के 2 घंटे पहले सीज फायर कहने के बाद आपने ये कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सीज फायर किया, तो हम प्रेशर आप पे क्यों ना खड़ा करें? आप कब तक सेना के ऊपर और पाकिस्तान के पीछे छुपकर अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश करते हैं? आज भी आप वही कर रहे हैं। कनाडा के अंदर आपका जिस तरह से विस्तार हुआ, उसको आप खालिस्तान के पीछे छुपाना चाहते हैं, क्योंकि आप जीवंत मुद्दे चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो मुद्दे होते हैं उससे भक्ति और उस मुद्दों पे कभी बात नहीं करना चाहती, और जब भी बात मुद्दों पे होगी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आज यही वही भारतीय जनता पार्टी है जो कभी विपक्ष में थी, तो 2014 के अंदर इसी तरह के प्रश्नों के अंदर क्या नरेंद्र मोदी जी ने प्रश्न नहीं खड़ा करे थे? एक ट्वीट आपको याद है जो उस समय के मुख्यमंत्री ने करा था देश के प्रधानमंत्री के लिए कि आप एक्शन करिए, पूरा देश आपके साथ है। आज वो ट्वीट फिर दोबारा से पूछ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री को कि आपके साथ 145 और 1.5 करोड़ की पूरी सेना खड़ी थी जी, तो आपने किसके कहने से सीज फायर किया? खेमचंद जी जवाब है या मैं जाऊं दूसरे गेस्ट के पास? खेमचंद जी जवाब देना आपको इस आरोप का, या मैं जाऊं रोहित जी के पास? देखिए, भारत ने अपने लक्ष्य प्राप्ति के बाद सीज फायर किया, फौजों फायर किया, हमने किसी के दबाव में नहीं किया, ये स्पष्ट हो चुका है, पूरे विश्व ने मान लिया है। ट्रंप को ऑफिशियल भारत की स्टेटमेंट गई है, भारत की ऑफिशियल स्टेटमेंट पूरे विश्व के सामने गई है, इससे ज्यादा बड़ा जवाब नहीं हो सकता। कांग्रेस ना माने मत मानो, कांग्रेस के माने ना माने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा देश मान रहा है। ये देश आपका और कांग्रेस का है, ये अकेले भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। इस देश के अंदर कांग्रेस के लोगों ने भी शहादत दी है देश को आजादी दिलवाने के लिए, और जो कर्नल जनरल लेफ्टिनेंट आज रिटायर्ड है वो कांग्रेस के समय के ऊपर देश के अंदर सेना का सम्मान बढ़ाते थे। वो आज बात कर रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को 100% को निशानाबूद कर दिया। क्या ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस ने बोला था कि फुल प्लेज वॉर में जाओ? नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग में
या सरकार का जो लक्ष्य था वो था आतंकवादियों के खिलाफ हम पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादियों के खिलाफ हम जा रहे हैं, आतंकवादियों के खिलाफ जी बोलिए चंद्रमोहन जी, आप स्क्रीन पर हैं, बोलिए बोलिए। आतंकवादियों के देखिए, खिलाफ अगर एयर स्ट्राइक प्रेमचंद जी आप करेंगे, ये बात बोल रहे हैं, उनको जिस निशानाबूद करेंगे। ऑपरेशन तो वो हम सिंदूर लोगों ने में किया। पूरा विपक्ष और राहुल जी ने आपको समर्थन दिया था, और उस समर्थन का दायित्व के ऊपर ये क्या बातें आपने करते हैं। देश की जनता और विपक्ष जब को हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया तो पार्लियामेंट कहते सदन थे कि बुलाकर बुलबुल वॉर नहीं किया है। क्या संसद फुल-फ्लेज सत्र वॉर ऐसे बुलाकर हो जाता है? देश की जनता को अवगत नहीं इंदिरा करवाना गांधी जी चाहिए? ने फुल-फ्लेज क्या वॉर किया देश था, का 8 एक महीने का पूर्व समय युवा लिया। भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष का अटल बिहारी वाजपेयी ने 1962 के युद्ध के अंदर उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से प्रेशर नहीं खड़ा किए थे? तो अगर प्रेशर खड़ा करे जाते हैं वो देश हित चलिए में ठीक है, होते रोहित हैं। शर्मा क्योंकि पीसीआर रोहित शर्मा जी को स्क्रीन पर लाइए। रोहित शर्मा जी, समटाइम बीइंग साइलेंट इज ऑल्सो अग्रीइंग ऑन सम पॉइंट और सम आप किसी मुद्दे पर पहुंचते हैं, आप चुप रहते हैं, इसका मतलब है कि आप सहमत हैं। बट मेरा सवाल ये, डज इट रियली मैटर्स कि ट्रंप क्या कह रहे हैं, 10 बार कह रहे हैं, 15 बार कह रहे हैं, 50 बार कह रहे हैं? डज इट इफेक्ट आवर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, आवर डिप्लोमेसी? रोहित शर्मा। ट्रंप की जो बात है, ट्रंप तो क्लेम करेंगे, कुर्सी पे बैठते उन्होंने क्लेम किया कि मैं इस यूक्रेन वॉर को 1 हफ्ते में खत्म कर दूंगा। 5 महीने हो गए उनसे, वो वॉर तो खत्म हो ही नहीं जिसका वो मुद्दा बना के आए। वो बोल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में उन्होंने वॉर खत्म कर दी। अगर इंडिया नहीं मानता तो वॉर कैसे खत्म होती? अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट तो उनका यही आया ना कि ये मोदी जी हैं, समझदार प्राइम मिनिस्टर हैं, समझदार लीडर हैं, खुद खत्म करते, अपने आप को पीछे किया, मोदी जी को आगे कर दिया। ट्रंप इस समय एक नोबेल प्राइज पे नजर मारेगा। ट्रंप का लास्ट टर्म है, ट्रंप के पास इसके बाद टर्म नहीं। ट्रंप को पता है कि मैं अपना कहीं नाम लिखवा के जाऊं, तो उसके लिए वो सैटर्न और जुपिटर के बीच में वॉर होगी तो उसका भी क्रेडिट ले। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि उनका ये कहना कि मैं वॉर्स नहीं पसंद करता, मैं पीस चाहता हूं, मैं वॉर्स बंद कराऊंगा। यूक्रेन वॉर तो बंद करवाने से रहे, उन्होंने इजराइल की ईरान की वॉर और बढ़वा दी। और इस समय कितना स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट है अमेरिका तो का, वो राइट और सीधे सीधे वॉर में घुसने के लिए तैयार है अगला जी। ये पीस दे लेके आ रहे हैं। तो ये ट्रंप को मैं बहुत सीरियस नहीं लेता हूं। अभी हाल में उन्होंने स्टेटमेंट चेंज किया, लेकिन उससे पहले भी जो वो बोल रहे थे उनका कहीं ना कहीं नजर थी कि मैं एक ऐसा महात्मा गांधी बन के दिखाऊं, लेकिन वॉर में घुसे हैं, इजराइल अगर अटैक कर रहा है तो अमेरिका के मर्जी के बिना नहीं कर सकता। दूसरी चीज, वहां पे यूएसएस अभी निमिट्स पहुंचा, इससे पहले निमिट्स पहुंचा, इस साथ में यूएसएस जेराल्ड फोर्ट मूव कर गया है। वहां पे यूएसएस पहले से एक दूसरा है, क्या नाम है उसका, मैं नाम भूल रहा हूं, एक पहले से खड़ा है। तीन एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों पहुंच रहे हैं भाई? तो तुम लड़ना चाह रहे हो ना? तो ट्रंप इस समय जो बोल रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा, एक ज्यादा हो गई या पता नहीं क्या कुछ प्रोजेक्शन है। वो बोलते कुछ है, करते कुछ है। व्हाटएवर ही स्पीक्स वो ही जानते होंगे बेहतर है। लेकिन हाँ, ट्रंप की स्टेटमेंट जो है, ट्रंप पहले इनके लिए इलॉन मस्क सबसे बड़े साधु थे, फिर सडनली दुश्मन हो गए, बोला कि इसको वापस साउथ अफ्रीका भेज दो, अब फिर से बढ़िया शरीफ आदमी बन गए। तो देयर इज प्रॉब्लम विद ट्रंप एंड वो क्या बोल रहे हैं वी डोंट। ठीक है, आर के भार्गव, जैसा कि रोहित शर्मा बता रहे हैं कि ट्रंप को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है और उनका ये आखिरी टेन्योर है, तो वो चाहते हैं कि कितना ज़्यादा हाईलाइट हो जाऊँ मैं, कितनी सारी चीज़ें अर्जित कर लूँ मैं, इस होड़ में वो लगे दिखाई दे रहे हैं। और बार बार भारत को लेकर जो बार बार उनका बयान आ रहा है, बीइंग अ डिफेंस एक्सपर्ट, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि अमेरिका क्या कह रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, भारत के बारे में क्या कहता है। वहाँ पर मुनीर को लंच के लिए बाकायदा इन्विटेशन दिया गया। ट्रंप कह रहा है लव पाकिस्तान, मोदी इज़ माई गुड फ्रेंड, इज़ अ गुड पॉलिटिशियन। ये सब बातें कहने से क्या कुछ बदल जाता है क्या टैक्टिकल एंगल से या सामरिक दृष्टि से? आप देखते हैं कुछ बदलता हुआ ऐसे बयानों के बाद? देखिए, एज ए पॉलिटिशियन और खास तौर से जो ट्रंप का हिसाब किताब है, ही मेक्स सो मेनी स्टेटमेंट्स एवरी डे कि आप उसको हर एक को अगर लेकर के बैठेंगे तो शायद उसी के लिए बैठे रहेंगे। राइट, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अभी अमेरिका ईरान के साथ में उलझा हुआ है और ईरान के साथ उलझने में उसको कई जगह पर अपने जो जिसे कहते हैं ना बेसिस की जरूरत है। पाकिस्तान
बहुत समय से ईरान के या मिडिल ईस्ट में उसकी एक्टिविटीज के लिए उसका बेस रहा है। अभी उसने मुनीर को किस लिए बुलाया है ये अभी तक कोई इतना क्लियर नहीं हुआ। मुनीर तो ठीक है, वो अपना हाँक रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है हमें बुलाया, प्रेसिडेंट ने मुझे बुलाया। पहले तो उसने कहा था कि वहां पर जो उनकी आर्म फोर्सेस डे था उसने मुझे बुलाया था, फिर अमेरिका ने उसको मना कर दिया कि नहीं उसके लिए नहीं बुलाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं ट्रंप ने मुझे खाने पे बुलाया है। अब अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं कहा या ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उसने क्यों बुलाया है, कैसे बुलाया है, लेकिन अभी बहुत सी चीजें हैं जो शायद आगे एक दो दिन में सामने आएंगी कि मुनीर का वहां जाने का मकसद क्या था या अमेरिका को उसको वहां बुलाने का मकसद क्या था। तो उसको वहां बुलाना है, ठीक है, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चीज है। कह रहे हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है या जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है उसको अमेरिका ने बुलाया है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने डायरेक्ट बुलाया है। पाकिस्तान इसकी डींग हाँक सकता है, पाकिस्तान कह सकता है कि बहुत बड़ी बात है, और पाकिस्तान ये भी कह सकता है कि उसकी ये इंडिया के ऊपर एक डिप्लोमेटिक विन है। लेकिन खाली इसको इस नजरिए के ऊपर देखना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। ठीक है चंद्रमोहन जी, जैसा कि भार्गव सर बता रहे हैं और रोहित जी भी बता रहे हैं कि ट्रंप को बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं ना पाकिस्तान को। मेरा सवाल आपसे ये कि देश का प्रधानमंत्री जो बोल रहा है वो मैटर करता है, देश के सेना प्रमुख बोलते हैं वो मैटर करता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कहता है वो मैटर करता है, भारतीय विदेश मंत्रालय जो कहता है वो मैटर करता है, या ट्रंप जो बाँच रहे हैं अमेरिका में बैठ के दुनिया में घूम घूम कर वो ज़्यादा अहम है? चंद्रमोहन जी। कई सवाल। हाँ, अगर मैं अपने मित्र की इन बातों को मानता हूं तो फिर सबसे पहले इन्हीं की बातों से प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि हाउडी ट्रम्प, माय ट्रम्प फ्रेंड, अब की बार ट्रम्प सरकार। ये मैंने तो नहीं कहा था, कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं कहा था। अगर ट्रम्प उस समय बहुत सीरियस थे तो अब हम उसको अनसीरियस कैसे मान ले? कई बार हम कल को पूछ के आज में झूठ क्यों बोलते हैं? अरे चाहे हम में या पत्रकार है, राजनीतिक विशेषज्ञ, अगर कोई चीज गलत है तो उसके अंदर प्रश्न खड़ा करना ये हमारा दायित्व है, ताकि अगर कोई गलती हो रही है वो सवरे और ठीक हो। कांग्रेस का मकसद किसी भी तरह से देश की साख या देश की प्रधानमंत्री को साख पे धग्गा लगाना नहीं है, लेकिन अगर जो कदम उठ रहे हैं और वो गलत है और उसको हम आगाह ना करें तो आने वाला इतिहास हमें कोसेगा। आज प्रश्न इस बात का है कि एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको आप कह रहे हो कि सीरियस नहीं लेना चाहिए, वो 14 बार मेरे 145 करोड़ जनमानस जिसके ऊपर पूरा वर्ल्ड नतमस्तक हो सकता है, जिसकी ताकत के आगे, जो अपने आप को आज की डेट के ऊपर चौथी महाशक्ति कहता है, उसके आगे बोलने में इतना छोटा कहलाए, इतना छोटा लगे, तो क्या मैं बीइंग एक नागरिक जब प्रश्न करूं उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और देश के प्रधानमंत्री के पास ना हो और उसके लिए भी आप प्रश्न कांग्रेस पे खड़ा करें, तो दोस्त आपको सोचना पड़ेगा। सोचना इस बात का पड़ेगा कि जब कांग्रेस कभी गलत थी तो आप लोगों ने गलत कहा था, तभी 2014 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ था। और अगर वो जन्म 2014 में हुआ था तो 12 साल चलने के बाद अगर आज गलतियां हुई हैं और उन्हीं के खुद के सांसद, उनके खुद के मेंबर, उन्हीं के पार्टी के लोग आज प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है, जिसको छुपाने के लिए लीपापोती के ऊपर गोदी मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। और अगर आज नहीं जागे तो कल अंधेरा है, और अगर आज जागोगे तो कल सवेरा है। प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न ये है कि किसके कारण, किसके दबाव की नीति के कारण, किसके व्यापार के कारण। खेमचंद जी से पूछ लेते हैं चंद्रमोहन जी, ये सवेरा कब होगा बीजेपी के लिए? अब खेमचंद, आर.के. भार्गव साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एक्स आर्मी पर्सनल, दशकों उन्होंने गुजारे हैं सेना में और डिफेंस को समझते हैं। रोहित शर्मा जी दशकों से फॉरेन पॉलिसी पर बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं और फॉरेन पॉलिसी को बहुत करीब से समझते हैं। ये दो एक्सपर्ट जो कह रहे हैं कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस का कहना है कि ट्रंप अगर अभी सीरियस नहीं ले रहे हैं तो तब क्यों लिया था, क्यों ट्रंप को प्रमोट किया जा रहा था, क्यों ट्रंप की वाहवाही देश में हो रही थी? खेमचंद जी देखिए, ये आइसोलेशन में बात करते हैं। ट्रंप का व्यवहार यूरोप के लिए फर्स्ट टर्म में क्या था और अब क्या है? ट्रंप का व्यवहार कनाडा के लिए फर्स्ट टर्म में क्या था और अब क्या है? ट्रंप का व्यवहार मेक्सिको के लिए फर्स्ट टर्म में क्या था और अब क्या है? सेकेंड टर्म में उनका व्यवहार सभी के लिए एक अलग है, उनकी अपनी अप्रोच है, उनकी अपनी पॉलिसी है। ये कह देना नहीं कि भारत के लिए ऐसा हुआ है जो सफेद झूठ है। दूसरा, ये सर्वविदित है कि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने से हमारी लक्ष्य प्राप्ति के बाद हम लोग जो फौज ऑफ फायर है उस पर एग्री किए,
लेकिन आज भी वही नहीं, ट्रम्प बोल रहा है कि ट्रम्प बोल रहा है, ट्रम्प तो ये भी बोल रहा है कि मैं रशिया की बात जो है खत्म करा दूंगा, मेरी बात हो गई। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप ट्रम्प पे विश्वास करते हैं, अपने देश की ऑफिशियल स्टेटमेंट पे विश्वास करते हैं। वही तो प्रॉब्लम है, वो कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री पे विश्वास होता तो वो ये सवाल क्यों पूछते। विशेष सत्र बुलाने के पीछे का मकसद यह है कि कांग्रेस को लगता है कि भारत की विदेश नीति कमजोर हो गई। कांग्रेस को लगता है सीडीएस से सिंगापुर में जो बयान दिया उस पर क्लैरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देनी चाहिए। कांग्रेस को तो अपने देश के पीएम पर विश्वास नहीं है ना खेमचंद जी। इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या देंगे? ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर ने राष्ट्रपति को ब्रीफ किया और यही हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने, ये किसी पॉलिटिकल या बीजेपी के प्रवक्ता ने फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रीफ किया, ऑफिशियल ब्रीफ किया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट दिए कि आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ट्रम्प से क्या बात की। इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, ये 100% है। लेकिन ये एक्सपोज हो गए हैं, इनके कम्युनिकेशन के हेड एक जनवरी फरवरी की स्टेटमेंट को लेकर रिपीट करते हैं। इससे ज्यादा लो लेवल पॉलिटिक्स और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा इनकी ईर्षा, द्वेष, फ्रस्ट्रेशन और क्या हो सकती है? मैं तो इसे अनुरोध करूंगा, ईर्षा, द्वेष, फ्रस्ट्रेशन को छोड़ो। अगर मोदी जी के लिए रखनी है तो रखो, लेकिन आप उसको देश के लिए ईर्षा मत बनाओ। देश के अचीवमेंट को डिफेम मत करो, देश को डिफेम करने की कोशिश मत करो। चंद्रमोहन जी, क्या प्रधानमंत्री और बीजेपी की आलोचना करते करते कहीं देश की आलोचना तो नहीं होगी चंद्रमोहन जी? देखिए, बिल्कुल नहीं। अभी ईरान और जो अभी युद्ध एक सामने आ रहा है उसके अंदर अभी लेटेस्ट बयान रशिया ने अमेरिका को दिया है कि ईरान से सीधे सीधे टक्कर ना ले, उसका सामना रशिया से होगा। क्या एक हिंदुस्तान का एक ऐसा मित्र जो कभी यूटो के अंदर भी कोई देश नहीं होता था तो उसके साथ होता था, आज उनकी खामोशी के अंदर विदेश नीति के ऊपर जो सवाल उठे उसका जवाब आज तक किसी नेता, प्रवक्ता या विदेश मंत्री या देश के किसी और व्यक्ति ने दिया? क्या आज वो देश जो आपके साथ उस माहौल में भी खड़ा था जिस समय के देश के अंदर आज की तरह विकसित हिंदुस्तान नहीं था, और उस ललकार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जब निक्सन को दी थी और उसकी वापसी और उसके लिए निक्सन को बाद में भी इंदिरा जी से बात करनी पड़ी थी, ये हिंदुस्तान की ताकत थी। और ये हिंदुस्तान आज भी मैं देखना चाहता हूं, आज भी देश का हर नागरिक देखना चाहता है। प्रश्न इस बात का नहीं है कि अगर आप इस बात को कहो कि क्या मजबूरी है, उसका प्रश्न है कि वो मजबूरी क्या है, कौन सी मजबूरी के तहत मेरे देश के प्रधानमंत्री को यह बात एक्सेप्ट करनी पड़ रही है या मेरे देश को माननी पड़ रही है। प्रश्न इस बात का है। और अगर आसिफ मुनीर को जो आतंकवादी देश है, और आतंकवादी देश के अंदर 2000 जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2014 में और बॉम्बे अटैक हुआ था 9/11 का, उस समय की विदेश नीति ने पूरे देश के समूहों ने अलग थलग कर दिया था, पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश डिक्लेयर कर दिया था बिना वार के। क्या आज वो विदेश नीति दिखती है कहीं? आज उसी पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या इनाम मिलता है? यूएन के अंदर आतंकवादी विरोधी दस्ते के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, और वाशिंगटन के अंदर एक भोज। और आपको उस देश के लोगों के इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट सदन बुलाने के लिए भी आपके पास समय नहीं है, और आप उसके लिए दोष देते हैं राहुल जी को और कांग्रेस को जी। ये प्रश्न है। ठीक है रोहित शर्मा, आप मुस्कुरा रहे, मैं चाहता हूं आप जवाब दें, मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके हैं। अब जवाब दिए रोहित शर्मा, जवाब दीजिए। निक्सन, इंदिरा जी, ये तमाम, रोहित जी का ऑडियो दीजिए, रोहित शर्मा जी का ऑडियो दीजिए जी। ये जो कांग्रेस वाले साहब हैं, हाँ, ये एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, पार्लियामेंट में। अरे यार, आप ही के पार्टी के शशि थरूर जाके दुनिया को समझा के आए हैं कि ऑपरेशन क्या था। हाँ, उन्हीं से पूछ लीजिए, कर लेते, उन्हीं से पूछ लेते। आप ही के पार्टी के लोग दुनिया को समझा रहे हैं और आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं। पार्टी के अंदर कितनी डेमोक्रेसी है, तो यार आप तो दुनिया से पूछते फिर। अरे भाई, खोज दिया, ठीक है, अच्छी बात है, वो होना चाहिए था। वो अपने एयरबेस दे रहा है, लेटेस्ट खबर भी देख लिया करो ना, अपने एयरबेस दे रहा है ईरान पे अटैक करने के लिए। आप दे दोगे? आप दे पाओगे? वो तो दे रहा है, इसीलिए बुलाया भी है उसको। वरना उसको ये वही तो कंट्री है जिसके प्राइम मिनिस्टर पूरा इमरान खान 3.5 साल का टेन्योर खत्म करके चला गया, एक फोन नहीं आया बाइडेन का, ना ट्रम्प का फोन करता था उनको। ये इसलिए क्योंकि अभी गधे को पाप बनाया जा रहा है, क्योंकि उनसे आप ये सोचिए, ईरान है कहाँ? ईरान के वेस्ट में, ईरान के वेस्ट में इराक है, जॉर्डन है, इजराइल है, वहां अमेरिका है।
ईरान के साउथ में गल्फ है, यानी कि सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ये अमेरिका के, उसके नीचे यूएसएस कार्ल विल्सन खड़ा है, यूएसएस निमित्ज खड़ा है, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड आ रहा है, ये क्या, उसके ईस्ट में पाकिस्तान है, उसे तीन तरफ से घेर के मान रहा है, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच कराना पड़ेगा, वो डिनर नहीं कराया। उनको रीफ्यूलिंग बेस चाहिए रोहित जी, बिल्कुल वाजिब बात है, उनको रीफ्यूलिंग बेस चाहिए। उनके लड़ाकू विमान कहां लैंड करेंगे, उनको ये हैंगर चाहिए, उनकी आर्मी कहां स्टे करेगी। बिल्कुल सही, बोलिए रोहित जी। अभी अटैक, अभी खबर भी आई थी ना कि लोखान एयरबेस पे अटैक हुआ था, तो अमेरिकन इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हुआ था, वो कैसे आ रही थी वहीं से, तो ये अमेरिकन बेसेस दिए जा चुके हैं, ऐसी खबर है। अमेरिकन बेसेस से भी ईरान पे अटैक होगा, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया और उसके साथ ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह, तो वहां से तो अटैक होना नहीं, वहां से होना नहीं, इन तीन साइड से होगा, इसीलिए वो पाकिस्तान को बुला रहा है, अदरवाइज उसका कोई लेना देना नहीं था। और जहां जो ये बात कर रहे हैं कि यूएन में वाइस प्रेसिडेंट बन गया, भाई हमारे भी बनते हैं, ये तो रोटेशन पे आते हैं, एक बार उनका बनता है, एक बार किसी और का बनता है, तो वो कोई अचीवमेंट हो तो हमारा, हम तो अभी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की चेयर थी अपने हाथ में, हाँ। तो ये सब चलता रहता है यार, वो यूएन का कोई अचीवमेंट नहीं है। और जहां तक बात ये है कि अगर व्हाइट हाउस में बुलाया गया है आसिम मुनीर को, तो ये भी समझो ना कि इस समय ईरान वॉर होने वाली है, इसलिए बुलाया गया है, वरना कितनी बार बुलाता है वो, चाहे तो मोदी को पिला रहा था, वो हाउडी मोदी के साथ कर रहा था, वहां गले मिल रहा था, तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट्स क्या इंडिया को छोड़ देंगे क्या पाकिस्तान के लिए? वो छोड़ सकते हो तो करके देख लो, हम भी देख लेते कितनी औकात है तुम्हारी। तुम्हारा दुश्मन ईरान थोड़ी है, तुम्हारा दुश्मन तो चाइना है, वहां कंटेन करने के लिए तुम्हें इंडिया की जरूरत पड़ेगी। एशियन सब कॉन्टिनेंट में प्रेजेंस तो चाहिए ही रोहित जी, एशियन सब कॉन्टिनेंट में तो जगह चाहिए। आप भार्गव सर, जो बात रोहित सर कह रहे हैं वो बहुत बहुत वाजिब बात भी है, और चूंकि आप तो एक्स आर्मी पर्सनल हैं, ये कितना क्रूशियल है, पाकिस्तान को सहला रहा है अमेरिका, ये कितना क्रूशियल है। कांग्रेस भले ना समझ पा रही हो या समझने की कोशिश ना कर रहे हो कांग्रेस के लोग, लेकिन आपके हिसाब से कितना क्रूशियल है एशियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान को पालना, कितना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिकली बताइएगा। अभी मैं कह रहा था कि मेरे पहले वाले जो स्टेटमेंट में यही बता रहा था कि उसको, मुनीर को अगर बुलाया है तो ऐसा नहीं बुलाया है, मुनीर को बुलाया है बिकॉज अमेरिका की एक पांव ईरान में फंसी हुई है, और ईरान और पाकिस्तान की सीमा लगती है। पाकिस्तान, अमेरिका को कहीं ना कहीं वो बेसिस चाहिए जहां पर वो अपनी एयरफोर्स को रख सके, फोर्स रखे, जहां से वो ईरान के अगेंस्ट में जरूरत पड़ने पर ऑपरेट कर सके। देखिए, आप यूएस की पोजीशन देखिए किस जगह पर है, वहां से उसको अगर ईरान के ऊपर ऑपरेट करना है तो उससे के लिए कौन कौन सी जगह खाली है, वो जितने भी उसके बेसिस हैं, बाकी जो ये अरब कंट्रीज हैं वो छोटे छोटे हैं, वहां पर उनको उतनी आजादी नहीं है, उतने बड़े नहीं है जहां पर कि वो अपने फ्लीट को रख सके। जबकि पाकिस्तान उनके मुकाबले एक बड़ा देश है जहां पर वो अपनी सफिशिएंट फ्लीट को रख सकता है, और यहाँ तो एयरफोर्स भी रख सकता है, आर्मी भी रख सकता है, फ्लीट भी रख सकता है। अभी देखिए, पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम वहां पर आ रहा है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ में, या ये कह लीजिए कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत पुराने समय से पाला हुआ है। अफगानिस्तान, उसको पाकिस्तान की हर चीज पता है जी। अफगानिस्तान में ऑपरेशन हुआ अगेंस्ट रशिया, वहां पाकिस्तान उसके साथ में था। अभी भी अफगानिस्तान में जितना भी कुछ हुआ वहां से निकले, जितने भी जिस तरह पाकिस्तान ने मदद की, लेकिन पाकिस्तान अभी भी था। अभी जो बीच में अनकन्फर्म रिपोर्ट्स आती हैं, कहते हैं कि ये जो क्या नाम, किनारी हिल है, उसके अंदर जो एटॉमिक पायलट रखा हुआ था उसमें शायद अमेरिका का भी था। तो अगर उनके बीच में ऐसा कुछ रिलेशन है तो वन कैन मेक आउट कि वहां पर पाकिस्तान के साथ यूएस के क्या रिलेशन रहे होंगे, या हैं, या अमेरिका उनको डेवलप करने की आगे कोशिश कर रहा है। बीच में उसने, ठीक है, कुछ समय के लिए पाकिस्तान को छोड़ दिया था, उसने सोचा कि शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसने फिर भी वहां से अपना फुट होल्ड नहीं हटाया। आज भी उसका फुट होल्ड बना हुआ था। अब उस फुट होल्ड को वो वहां पर पक्की तरह से अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वहां पर उसने उस आदमी को बुलाया जो आज पाकिस्तान को चला। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एंटिटी है वो तो खत्म है, उसका कोई वजूद नहीं है, कह लीजिए। वो जो वही करते हैं जो वहां की आर्मी कहती है। तो पहले भी कहते थे कि पाकिस्तान जो चलता है 3A से चलता है, आर्मी, अल्लाह और ये क्या ना, वहां के मतलब बेसिकली आर्मी और अल्लाह चलाते हैं वहां पे पाकिस्तान को। तो उस चीज को देखते हुए अगर मुनीर को वहां पर उसने बुलाया है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दो तरीके थे, या तो वहां से अमेरिका अपने किसी नुमाइंदे को भेजता
वो कर लेता, लेकिन यहाँ पर उसको पाकिस्तान को थोड़ा पैम्पर करने का मौका मिल गया कि भाई ठीक है तुम आए ना। अभी पोजीशन ये होगी कि पाकिस्तान अमेरिका की उंगलियों पे नाचेगा, जिस तरह पाकिस्तान कहेगा उस तरह से, जिस तरह से अमेरिका कहेगा उस तरह से पाकिस्तान करेगा। बाकी रहा सवाल इंडिया के रिलेशन में, तो देखिए आज की तारीख में इंडिया को ना तो अमेरिका ना ही बाकी कोई यूरोपियन कंट्री या कनाडा को तो छोड़ ही दीजिए, कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ मिलिट्री पावर एंड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पावर में। इकोनॉमिक पावर में हम ऑलरेडी 4th इकोनॉमिक पावर हो गए, तो जब 4th इकोनॉमिक पावर हो गए तो दूसरे कोई कंट्री हमें इग्नोर नहीं कर सकते ट्रेड के लिए या किसी भी किसकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी के लिए, क्योंकि हम मिलिट्री पावर अभी हम उस पोजीशन में है जहां पर कि हम कहीं भी किसी दूसरे कंट्री से नीचे नहीं है। ठीक है, अमेरिका हमसे अभी आगे है, रशिया से भी हमें बहुत सा इक्विपमेंट लेना पड़ता है, लेकिन आज जो हम अपना मिलिट्री हार्डवेयर तैयार कर रहे हैं, जो हम अपने आर्मामेंट तैयार कर रहे हैं, उसके बाद कोई हमारी तरफ आंख उठा के ये नहीं देख सकता कि हमको भीख मांगनी पड़ेगी हथियारों के लिए। तो इस चीज को देख करके इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा गुणगान करना। ठीक है सर, पॉइंट टेकन सर। अब उम्मीद करता हूं कि चंद्रमोहन जी जो टेकअवेज हैं शो के शायद उसका इस्तेमाल आगे कर पाएं, क्योंकि अभी जिस तरह का एजेंडा कांग्रेस का है, कांग्रेस संतुष्ट नहीं है उस चीज को लेकर। इनको विशेष सत्र चाहिए बहस करने के लिए, इनको क्लैरिटी चाहिए सीडीएस के बयान पर। मुझे लगता है आज की डिबेट की इनसाइट शायद कुछ मदद कर पाए। रोहित सर बहुत बहुत शुक्रिया, हर बार की तरह इस बार भी आपकी इनसाइट बहुत अमेजिंग थी। भार्गव सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके जरिए हम अपने दर्शकों को समझाते और मैं भी समझने की कोशिश करता हूं कि इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में क्या कुछ हो रहा है। चंद्रमोहन जी बहुत बहुत शुक्रिया, खेमचंद शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दो बहुत अहम बातें जो समझने की ज़रूरत है, ईरान इस वक्त सिर्फ इजराइल के साथ युद्ध नहीं कर रहा है, अमेरिका भी उसके साथ है और तमाम वो मुल्क भी हैं जो अभी खुलकर सामने नहीं आ पाए। पाकिस्तान का इस्तेमाल पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है और आगे भी होगा।